ज्यादातर लोग रेड 2 के ट्रेलर से बहुत मुतासिर हुए हैं, खासकर अजय देवगन और रितेश देशमुख के दरमियान के टक्कर को लेकर। लोग कह रहे हैं कि अजय देवगन का जलवा अब भी बरकरार है और रितेश देशमुख एक दमदार विलन के तौर पर खूब जच रहे हैं। एक फैन ने लिखा, अजय देवगन की मौजूदगी फिल्म में तूफान जैसी लगती है, इंसाफ से पहले का सन्नाटा। दूसरे ने कहा, रितेश देशमुख का विलन अंदाज, रोंगटे खड़े हो गए। कुछ लोगों ने ट्रेलर को देखकर ये कहा कि फिल्म पहली रेड से ज्यादा अलग नहीं लगती। अजय देवगन का लुक भी कुछ कुछ दृश्यम और सिंघम अगेन जैसा ही मालूम होता है। एक शख्स ने तंज करते हुए कहा, यह सीक्वल कम और पहली फिल्म की कॉपी ज्यादा लगती है। मुख्तलिफ रायों के बावजूद फिल्म के ट्रेलर ने लोगों की दिलचस्पी जरूर बढ़ा दी है। अजय देवगन बनाम रितेश देशमुख की जबरदस्त टक्कर, सियासी करप्शन का मुद्दा और तेज तर्रार ड्रामा, इन सब ने अवाम को फिल्म का बेसब्री से इंतजार करने पर मजबूर कर दिया है। फिल्म की शुरुआत वास्तविक आर्काइव फुटेज और नाटकीय क्लिप्स से होती है, जिसमें भारत में बढ़ते भ्रष्टाचार, आर्थिक घोटालों और कालाधन के मुद्दों को दिखाया जाता है। एक वॉइस ओवर है, शायद अमय पटना का, जो सिस्टम के अंदर से सिस्टम के खिलाफ हो रही लड़ाई को बयान करता है। हम अमय के पिछले छापों की झलकियां देखते हैं, घबराए हुए, तनावपूर्ण मुलाकातें, जिनमें उसने बड़े उद्योगपतियों, नौकरशाहों और अपराधियों के खिलाफ छापे मारे थे। हर सफल ऑपरेशन के बाद उसका नाम प्रसिद्ध होता जाता है, लेकिन साथ ही वह और अधिक दुश्मन बनाता जाता है। हम दादा भाई रितेश देशमुख से मिलते हैं, जो एक तेज तर्रार, मृदुभाषी राजनीतिक रणनीतिकार हैं, जो पर्दे के पीछे से काम करते हैं। वह डर और इज्जत के साथ समान रूप से जाने जाते हैं। वह केवल एक राजनेता नहीं है, वह एक साजिश रचने वाले हैं। वह सब कुछ नियंत्रित करते हैं, धन, मीडिया और सत्ता के समीकरण। उनकी सार्वजनिक छवि सफेद, साफ सुथरी है, राष्ट्रवाद, सामाजिक न्याय और सुधारों पर भाषण देते हैं। लेकिन इसके पीछे वह भारत के सबसे बड़े पैसे की धारा को चलाने वाले शख्स हैं। उनके पास रियल एस्टेट, शेल कंपनियां, विदेशी बैंक खाते और ऑफशोर अकाउंट्स का नेटवर्क है। एक छोटे से आयकर विभाग के क्लर्क को दादा भाई के एक सहयोगी की कंपनी में गड़बड़ियां मिलती हैं। वह क्लर्क एक संदिग्ध दुर्घटना में मर जाता है, लेकिन मरने से पहले वह अपने दस्तावेज अमय पटना को भेज देता है। अमय एक गहरी जांच शुरू करते हैं। एन्क्रिप्टेड सर्विलांस, ड्रोन की फुटेज, डिजिटल फॉरेंसिक्स और क्रॉस बॉर्डर एसेट मैपिंग का उपयोग करते हुए वह इस विशाल जाल को खोलने लगते हैं। जैसे जैसे वह गहराई से छानबीन करते हैं, उन्हें यह पता चलता है कि यह ऑपरेशन सिर्फ एक छापे से कहीं अधिक बड़ा है। यह एक आर्ज 10,000 करोड़ का वित्तीय घोटाला है, जो दादा भाई के द्वारा छुपाया गया है। अमय और उनकी टीम, वफादार अधिकारी, डेटा विश्लेषक और कुछ गवाह इस छापे के लिए पूरी योजना तैयार करते हैं। लेकिन यह सब गुप्त रूप से होता है, क्योंकि वे जानते हैं कि एक भी लीक होने से सब कुछ बर्बाद हो सकता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, अफवाहें फैलने लगती हैं। अमय को अपने उच्च अधिकारियों से बुलाया जाता है और उसे रुकने के लिए धमकियां दी जाती हैं। दादा भाई उसे रिश्वत पेश करते हैं। कुछ उसे पदोन्नति और विदेश में पोस्टिंग का प्रस्ताव देते हैं। अमय इन सब को नकारता है। धमकियां और बढ़ जाती हैं। नंदिता, वाणी कपूर और अमय का रिश्ता इस बार और भी गहरे स्तर पर दिखता है। वह अमय का समर्थन करती हैं, लेकिन धीरे धीरे वह खुद भी इस प्रक्रिया में शामिल हो जाती हैं। कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों को डिकोड करने में मदद करती हैं। उनके रिश्ते में तनाव बढ़ता है, लेकिन उनका साथ मजबूत होता है। राजत कपूर का किरदार, वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी श्री मेहरा, भी रहस्यमय भूमिका निभाता है। कभी वह अमय का समर्थन करता है, तो कभी उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। उनके इरादे साफ नहीं होते, जो फिल्म में विश्वासघात और धोखे की एक उपकथानक जोड़ते हैं। कई महीनों की योजना बनाने के बाद एक सुबह अमय ने छापे का आदेश दिया। 300 से अधिक अधिकारी, 5 राज्यों में दर्जनों स्थानों पर एक साथ, बैंकों, दफ्तरों, बंगलों, होटलों और गोदामों में छापेमारी की जाती है। यह 40 मिनट का एक थ्रिलिंग ऑपरेशन होता है, जो ड्रामा, प्रतिरोध
और कोर्ट की जटिलताओं से भरा हुआ होता है। दादा भाई के लोग सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। कानूनी निषेधाज्ञाएं स्थानीय अदालतों से, नकली दंगे छापे के स्थानों के बाहर, मीडिया का उपयोग, इसे राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में दिखाने के लिए, हिंसक हमले अधिकारियों पर छापेमारी के दौरान। लेकिन अमय, जो दिमाग और साहस का इस्तेमाल करता है, अंत में अपनी टीम के साथ आगे बढ़ता है और पाता है दीवारों के अंदर और भूमिगत बैंकों में भरा हुआ नकद, विदेशी बॉन्ड्स जो एक मूर्तिकला के अंदर छुपाए गए थे, बिना पंजीकरण के सोने की छड़ें जो मंदिरों में दान के रूप में छुपाई गई थीं, वास्तविक समय में डेटा जो दादा भाई को चुनावी धन के अवैध लेन देन से जोड़ता है। फिल्म का सबसे बड़ा क्षण तब आता है जब अमय और दादा भाई का आमना सामना होता है। दादा भाई एक शांति से भरे हुए व्यक्ति के रूप में अमय को स्वागत करता है। दादा भाई, तुम सोचते हो कि इस देश में सच मायने रखता है? मैं सच लिखता हूं, मैं तय करता हूं कि जनता क्या देखेगी। अमय, शायद, लेकिन आज तुम देखोगे कि राजा को भी खून आता है। यह संवाद राजनीतिक भ्रष्टाचार और कानूनी लड़ाई के बीच की खाई को बहुत अच्छे से दिखाता है। दादा भाई को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन वह धमकी देता है कि वह फिर लौटेगा। लेकिन अमय के पास एक अंतिम प्रमाण है, एक वीडियो साक्षात्कार जो उसके अपने एक सहयोगी ने गुपचुप रिकॉर्ड किया था। सरकार गिर जाती है दादा भाई के स्कैंडल के कारण। अमय को इस केस से हटा दिया जाता है, लेकिन वह इसे खत्म करता है। वह क्लर्क, जिसे इस पूरे मामले के लिए श्रेय दिया जाता है, को मरणोपरांत सम्मान मिलता है। नंदिता और अमय अपने घर के बाहर खड़े होते हैं, टीवी चैनल्स पर बहस देख रहे होते हैं कि क्या दादा भाई दोषी हैं या उन्हें राजनीति के शिकार के रूप में पेश किया गया है। अमय को एक स्थानांतरित किया जाता है, एक धीमी पोस्टिंग, शायद अस्थायी सजा। लेकिन जैसे ही वह अपनी कार से बाहर देखता है, उसका चेहरा साफ कहता है, वह अगले ऑपरेशन के लिए तैयार है। रेड 77, ईमानदारी बनाम भ्रष्टाचार, एक नैतिक लड़ाई जिसमें व्यक्तिगत हानि अवश्य होगी, लेकिन नैतिक विजय निश्चित है। शक्ति और भ्रांति, दादा भाई साफ राजनीति का प्रतीक है, जबकि अमय असली बलिदान का। सत्य की आवाज नहीं होती। फिल्म चुपचाप दिखाती है कि कैसे ईमानदार अधिकारी अक्सर गुमनाम नायक रहते हैं। युद्ध में महिला का योगदान, नंदिता का किरदार महत्वपूर्ण रूप से दिखाता है कि वह भी संघर्ष में शामिल है। भारत की भीतरी लड़ाई, यह बड़ी लड़ाई, भारत की प्रगति और उसे रोकने वाली शक्तियों के बीच होती है।